Good morning everyone. This is Subhash. Welcome you all on English Heaven channel. Today we are going to do the very first chapter of the snapshot book of class 11, and the chapter's name is The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. तो आज हम क्लास 11 का स्नैपशॉट का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, उसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बाय सरोयन। तो जैसा कि हम हर एक बार करते हैं वैसा ही हम करेंगे। आज भी हम सबसे पहले टाइटल का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम राइटर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जॉनर एंड देन लिटरेरी पीरियड एंड देन समथिंग एल्स। ओके, लेट्स गो एंड स्टार्ट द चैप्टर। ओके, हमारा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स ये टाइटल है। इसका मतलब है कि समर का सीजन चल रहा है, समर का सीजन चल रहा है चैप्टर में। और ये जो हॉर्स चुरा के लाया है, इसका जो मेजर कैरेक्टर है वो कैसा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर, और कैसा है व्हाइट। तो मैं तीन चीज बताएंगे। सीजन समर का है, उस दौरान कहानी का जो कैरेक्टर है वो व्हाइट कलर में हॉर्स है, उसको चुरा के लेके आया है, जो कि बहुत सुंदर लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर क्या सिंबलाइज करता है? चैप्टर सिंबलाइजेस ब्यूटी, फ्रीडम एंड वेल्थ व्हिच बॉयज डू नॉट हैव लाइक द हॉर्स। तो ये हमारा चैप्टर है, क्या सिंबलाइज करता है? ये तीन चीज मेजरली सिंबलाइज करता है। यहाँ पर वो है सुंदरता, आजादी और वेल्थ। ठीक है, ब्यूटी, फ्रीडम एंड वेल्थ, जो कि इन बॉयज के पास नहीं है, जिस तरह से घोड़े के पास है। तो ये हमारा टाइटल का मीनिंग हो गया। अब हम बात करेंगे इनके लेखक की। विलियम सरोयन इनके राइटर हैं, जो अर्मेनिया से हैं। आप याद रखना ये कहाँ से है? अर्मेनिया। अर्मेनिया एक देश है हमारे कॉन्टिनेंट एशिया में। तो ये वहाँ से ताल्लुकात होते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इनकी जो जन्म बर्थ है वो 1908 में हुआ था और 81 में इनका देहांत हो गया था। तो यहाँ पर मैंने ये डेट ऑफ बर्थ लिखा है, 1908 में इनका जन्म हुआ था और 81 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, हमने ये बात की। और अब हम बात करेंगे ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है। एक्चुअली इनका एक कलेक्शन है बहुत अच्छा, उसका नाम है माय नेम इज एरम। माय नेम इज एरम इनका बहुत अच्छा कलेक्शन है, जो कि 1940 में पब्लिश किया गया था। ये चैप्टर वहाँ से लिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ से लिया गया है, कभी कभी आ जाता है 1 मार्क में। तो ये इनका कलेक्शन का नाम है माय नेम इज एरम, जो कि 1940 में पब्लिश किया गया था। यहाँ से ये लिया गया है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉनर की। ये हमारा जॉनर क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। और लिटरेरी पीरियड कौन सा चल रहा है? और इस स्टोरी में मॉडर्नाइजेशन एंड देन पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। इसमें मॉडर्नाइजेशन कम चल रहा है, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ से पता लगेगा कोई भी व्यक्ति होता है, मान लो जन्म होता है, तो ये तो है नहीं कि तुरंत उसने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, थोड़ा टाइम लेता है। करीब मतलब नौजवान हो जाता है और शिक्षित हो जाता है, उसी के बाद में शुरू करता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा लॉजिकल लाइन में देखेंगे तो ये थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, सॉरी थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ है, बाद चैप्टर आपका पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो नैरेटिव टेक्निक है वो कौन सी यूज की हुई है। इस चैप्टर में हमारी नैरेटिव टेक्निक है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक है वो यूज की गई है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आपका आ जाता है आई हो गया, वी हो गया, तो ये सारी चीज़ होगी जो कि फर्स्ट पर्सन में आ जाती है, और इसीलिए वो कैरेक्टर जो है आई कह के बोलता है कहानी को। तो इसलिए ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक। ठीक है, चलिए अब हम इनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं दो। एक एरन है जो कि 9 साल का लड़का है, और ये ही हमारा नैरेटर है। अर्थात हम लोगों को रीडर्स को जो कहानी बताई जा रही है, एक 9 साल का बच्चा है, उसके पर्सपेक्टिव से, उसके नजरिए से हमें कहानी सुनाई जा रही है। तो जो एरन है वो 9 years old है, नैरेटर है, और ये मुराद का कजन है। ठीक है, और मुराद कौन है? इसका कजन है, उसकी एज है 13। इन दोनों में से घोड़ा कौन चोरी करता है? मुराद घोड़ा चोरी करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का आप थीफ कह सकते हैं उस समय के लिए। हाँ, ऊपर वाला नैरेटर है, ये हमारा थीफ है। हमारी स्टोरी किस तरह से शुरू होती है? हमारी स्टोरी इस तरह से शुरू होती है, जब
एरन अपने घर पर सो रहा होता है फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर, मतलब वो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं किसी फ्लोर पर सो रहा होता है। उसी दौरान सुबह सुबह करीब 4 बजे मुराद घोड़े पर बैठ के आ जाता है और विंडो टैप करता है, बोलता है एरन एरन जल्दी आओ, आई हैव गॉट द हॉर्स, आई हैव कम हियर विद द हॉर्स। बोलता है मैं घोड़े के साथ आया हूं एंड वी वांट टू राइड द हॉर्स। तो सर उसे ध्यान दिलाता है, उसे बुलाता है, वो अचानक उठता है, देखता है कि वास्तव में ये सच बोला है जो तो इस तरह से आंखें रब करता है। तब ये बोलता है अरे आप सपना नहीं देख रहे हैं, सचमुच में रियल है, यू आर नॉट ड्रीमिंग एट ऑल, इट इज रियल, आई हैव ब्रॉट द हॉर्स हियर इन द मॉर्निंग टाइम एंड दिस इज 4 o'clock, जस्ट कम डाउन, जस्ट come here, we will go to the playground and then start taking the ride of the horse। तो इस तरह से बातें करता है, तब हमारा इस तरह से चैप्टर शुरू होता है। उसी दौरान हमें थोड़ा सा नैरेटर जो हमारा है उसके बारे में बताया जाता है कि किस तरह की पर्सनैलिटी है या उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है। क्या बताया गया है, एरन के लिए जो वर्ल्ड है वो क्या था, फुल ऑफ इमेजिनेशन। सही बात है, एक 9 साल का बच्चा है तो 9 साल के बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है, कुछ खास ऐसा नहीं चल रहा होता है, बस एक इमेजिनेशन कल्पना चल रही होती है। तो उसका दिमाग क्या है, हिज एंटायर माइंड इज फुल ऑफ द काइंड इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन में भरा हुआ है। उसकी लाइफ कैसी है, लाइफ इज एब्सोल्युटली डिलाइटफुल विद मिस्टीरियस ड्रीम्स। इसकी जो लाइफ है कैसी डिलाइटफुल है, बहुत हैप्पी है विद मिस्टीरियस ड्रीम्स, और इसके मन में ऐसे ऐसे अजीब से ड्रीम्स चलते रहते हैं, बहुत अजीब जो मिस्टीरियस है काफी। ठीक है, एंड राइट नाउ स्लीपिंग इन द, और अभी फिलहाल वर्तमान समय में वो अपने एक रूम में सो रहा है। हालांकि ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो ग्राउंड फ्लोर पर सो रहा है या फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर, लेकिन स्टोरी पढ़ने के बाद आप फील करेंगे वो ग्राउंड फ्लोर पर तो नहीं है, शायद वो फर्स्ट फ्लोर पर सो रहा है। ठीक है, आप ये फील करेंगे। ठीक, हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद एरन जो है वही बताता है मुराद के बारे में। क्या बताता है, ये बताता है कि मुराद इज कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी, मतलब जो मुराद है उसको थोड़ा सा सनकी माना जाता है, दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ या आप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब थोड़ा कम बुद्धि वाला या क्रेजी या कैसे भी कुछ भी मान लो, थोड़ा सा क्रेजी माना गया है सभी मेंबर्स के द्वारा जो इस फैमिली में है। Narrator's earliest memories were of horses and belongings to ride। अब यहाँ पर बोला जा रहा है नैरेटर की जो सबसे पहली मेमोरीज थी वो कौन सी थी, वो थी कि पहले वो हॉर्स ओन करे, हॉर्स हो उसके पास, अगर हॉर्स होगा तो वो लॉन्गिंग करेगा राइड के लिए, मतलब बहुत लंबे टाइम से सोच रहा था, उम्मीद कर रहा था, इच्छा रख रहा था कि अगर मेरे पास पहले हॉर्स होगा तो ये मेरी पहली विश होगी, और दूसरी विश क्या होगी, तो राइड करना। तो ये उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता था, इसलिए बोला जा रहा है नैरेटर्स अर्लीस्ट मेमोरीज। ठीक, तो क्या थी, वर ऑफ हॉर्सेस एंड लॉन्गिंग टू राइड। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अब हम बात करते हैं जो इनकी ट्राइब है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइब आर्मेनिया गैरिबलियन। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा नैरेटर है उसने हमें इंट्रोडक्शन दिया है किसका, एक ट्राइब है आर्मेनिया में, उसका नाम है गैरिबलियन, जो कि काफी लंबे टाइम से जानी जाती है। 2-3 चीज़ों के लिए जो जानी जाती है इस चैप्टर में बताया गया है, ट्रस्ट हो गया, ऑनेस्टी हो गई, तो इन चीज़ों के लिए ये जो ट्राइब है गैरिबलियन जानी जाती है आर्मेनिया में। ठीक है, अंदर क्या है, तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं उनकी ट्राइब को लेके। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे जब आप आंसर लिख रहे होंगे कि आपको आर्मेनिया की जो फेमस गैरिबलियन ट्राइब है आपको क्या क्या लिखना है उसके बारे में। हाँ, पहला पॉइंट है Dear tribe Garibaldian well known for trust and honesty। तो इनकी जो ट्राइब है गैरिबलियन वो बहुत ही ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं, क्यों, और ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है होल ट्राइब वाज पावर्टी स्ट्रगल। पूरा का पूरा ये जो है ट्राइब कैसा है, पावर्टी स्ट्राइक, मतलब एक्सट्रीमली पुअर। ये लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक है। उस पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि ये इसका पॉइंट बनता है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम ये हाईलाइट कर रहे हैं कि फाइनेंशियली वे लोग वीक हैं, तो हम इस पॉइंट को मजबूत बना सकते हैं कि हाँ मुराद ने घोड़ा चुराया होगा। अगर मान लो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो शायद हम ये पॉइंट नहीं ला पाएंगे कि वो घोड़ा चुराया होगा उसने। ठीक है, अब वो फाइनेंशियली यहाँ पर वीक है, दिखा दिया हमने, उसी
पीसफुली ट्राई, तो एक पॉइंट मजबूत बनना है कि हाँ पॉसिबल है, वो घोड़ा चला सकता है, कौन घोड़ा, ठीक है, इसलिए पॉइंट लेके आए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पावर्टी इन द वर्ल्ड, और एक ऐसी ट्राइब है जो काफी अमेजिंग है एंड कॉमिकल है। हाँ ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लोगों को मालूम ही नहीं कि लोग कैसे अपना पेट भर लेते हैं, कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं गरीबी तभी, और कितने अच्छे से रह रहे हैं, तो काफी अमेजिंग हो गया लोग, और कॉमिकल मतलब थोड़ा हिलेरियस वे में, थोड़ा फनी अंदाज में अपनी लाइफ जीते हैं, चिल करते हैं, मतलब लोगों को वहाँ पर जो रह रहे हैं पास में मालूम नहीं पड़ता है कैसे ये अपना घरबार चला रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो गरीब है पहले से, लेकिन वो कोशिश तो ये कर रहे हैं दुनिया के सारे सुख और आराम एंजॉय करने की, ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पावर्टी इन द वर्ल्ड, famous for their honesty, something like 11th centuries। हाँ यहाँ पर बोला जा रहा है करीब इनकी जो ट्राइब वो फेमस है कब से, करीब करीब 11th सेंचुरीज हो गई है, 11th सेंचुरीज हो गई है। आप जानते हैं एक सेंचुरी कितना होता है, 100 होता है, तो ये बोला जा रहा है कम से कम 1100 ईयर्स हो गए थे तब से इनकी ट्राइब फेमस है इसके लिए ऑनेस्टी के लिए, इसके लिए ऑनेस्टी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज बताई जा रही है कि बार बार बता रहे हैं ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, तो काफी फेमस भी है, वेल नोन भी है, और ये पॉइंट को दोबारा से कह रहे हैं कि फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी समथिंग लाइक 11th सेंचुरीज। तो आप देख सकते हैं ये बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना पॉइंट भी मजबूत बनाना है स्टोरी सुनाते समय। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है had been wealthiest family in the past, और ये पास्ट में एक बार काफी अमीर भी रहे हैं, इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया। अच्छा उसके बाद देखा अपना पर्सनल बिलीफ है इन लोगों का, वो क्या है, तो क्या बोलते हैं फर्स्ट प्राउड, मतलब सबसे पहले अपने ऊपर गर्व गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं, और सेकंड ऑनेस्ट, और फिर नेक्स्ट है राइट एंड रॉन्ग पे विश्वास रखते हैं। तो ये इनका एक बिलीफ है जो हम सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, अपने आंसर्स लिखते समय ना बोले अच्छे से बोल्ड कर सकते हैं अपनी भाषा में। तो क्या है इनका बिलीफ, पहला है प्राउड रहना, सेकंड है ऑनेस्ट, और नेक्स्ट है राइट एंड रॉन्ग, मतलब समझिए। तो ये इनका बिलीफ है एक तरह का। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो गया उनकी ट्राइब का। अब हम बात करेंगे अनुराग के बारे में। हमने पहले यहाँ पर एरन के बारे में बात किया था, जो 9 साल का बच्चा है, अनुराग के बारे में बात करें तो इंग्लिश बोर्ड है, वो क्या लड़का है, क्रेजी एंड प्रैक्टिकल मैन। ये जो क्वालिटी है इसको अपने पिताजी से मिली है, इनके जो पिताजी हैं जो, ठीक है, उनसे इनको क्वालिटी मिली है। क्यों मिली है, इसमें ऐसा बोला गया है इसमें मतलब इनके परिवार में या खानदान में जो भी कोई व्यक्ति है, तो हर फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा क्रेजी है जहाँ पे दिमाग से, वो डिसेंडेड हुई है वो क्वालिटीज उनके फादर्स से या फोर फादर्स से, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो ये जो क्वालिटी है इनको अपने पिताजी से मिली है, क्रेजी एंड प्रैक्टिकल में। हाँ अब हम बात करते हैं ये सुबह 4 बजे एरन के पे आ जाता है अर्ली मॉर्निंग में घोड़े के साथ, हॉर्स के साथ, और कैब करता है, बुलाता है कि आप नीचे आ जाओ, ठीक है। Asked Aaron to come down and take a ride of horse, बोलता है नीचे आ जाओ, राइड करेंगे हॉर्स की में, हॉर्स लेकर आया। Answered him that he was not dreaming, उसे सुनिश्चित होता है कि आप सपना नहीं देख रहे हैं, आप सच को आप जो देख रहे हो एकदम सब रियल देख रहे हैं, आप आ जाओ यहाँ पर। कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि वो घोड़ा लेकर आता है और विंडो पर टैप करता है, नॉक करता है कि हेलो एरन, एरन प्लीज कम डाउन, आई हैव कम हियर अलोंग विद द हॉर्स एंड आई एम रेडी टू टेक अ राइड, प्लीज यू आल्सो कम नाउ। तो दोनों उठता है और आंखें ऐसे डरब करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सपना देखा है कि वास्तव में वहाँ पर कोई खड़ा है। तो वो नीचे से बोलता है, कौन बोल रहा है कि आप सपना नहीं देख रहे हैं, यू आर नॉट ड्रीमिंग एट ऑल, जस्ट इट्स रियल, जस्ट कम डाउन, वी आर रेडी, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी मोर विद द लाइट। हाँ तो ये हमारा पॉइंट है यहाँ पर।
हाँ स्टूडेंट्स को हमारा ये वाला लास्ट पॉइंट है जहाँ पर वो सुनिश्चित करता है कि आप सपन देख रहे हैं रियल है, आप नहीं चल रहे हो, ठीक है। ये हमारा फिनिश हो जाता है। उसके बाद जब वो घोड़े को देखता है ऊपर से तो उसके बारे में थोड़ा सा तारीफ करता है। क्या तारीफ करता है? जब एप्रिशिएशन और हॉर्स बाय एरन, यहाँ पर ये एप्रिशिएट करता है कि जब वो देखता है घोड़े को तो उसे बहुत सुंदर लगता है वो घोड़ा। जब उसे सूंघता है तो वो उस समय उसे वो घोड़ा बहुत प्यारा लगता है, और जब उसे सुनता है तो बहुत वो एक्साइटिंग लगता है। ये एक तरह से एक डायलॉग है शाहरुख खान सर का मूवी में, उसी तरह हो गया है ये वाला। हाँ तो आई थिंक वो वाला फिल्म है कल हो ना हो, उसमें एक डायलॉग है कोई उसकी तरह उस अंदाज में, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ ये जो डायलॉग है फिल्मी अंदाज में ये बोला गया है ये वाला सेंटेंस भी। जब मैं देखता हूँ तो वह बहुत सुंदर लगता है, जब मैं उसे सुनता हूँ तब वो प्यारा लगता है, और जब मैं उसे सुनता हूँ तो बहुत एक्साइटिंग लगता है। हाँ तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? एरन एंड मोराल डिडंट नीड एनीथिंग टू डू विद द हॉर्स, मतलब ये बोला जा रहा है कि घोड़ा इतना अच्छा इतना परफेक्ट है, सारी चीजें उसके साथ है नेचुरली। हाँ यहाँ पर एरन एंड मोराल को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है घोड़े के साथ, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है एरन एंड मोराल के लिए, ठीक है। इट वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट, घोड़ा एकदम परफेक्ट है। ये सब उसने हमें बताया। अब देखते हैं ये अभी आप ध्यान रखना अभी नीचे नहीं आया है, ये कौन एरन अभी नीचे नहीं आया है, सब ऊपर से ही बताया जा रहा है, ये अपने रूम में ही है, ये भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमें बताया गया है फिलॉसफी ऑफ स्टीलिंग इन गैरिबलियन ट्राइब। अब इसके दिमाग में ख्याल आ रहा था बार बार कि यार ये मेरा जो कजन है, हाँ मोराल, इसने ये घोड़ा चुराया है या मतलब खरीदा है, ये कैसे क्या है, तो इसके ऊपर थोड़ा वो विचार करता है और कंफ्यूज्ड होने लगता है, वो भी ऐसा कंफ्यूज होने लगता है, क्योंकि एक पल में वो ये भी सोचता है ये छोटा है तो हो सकता है चुरा भी लिया हो, लेकिन उसके मन में ख्याल आता है कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो ट्राइब है वो ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट के लिए जानी जाती है 11th सेंचुरी से, मतलब 1100 ईयर्स से जानी जाती है, तो उसके तहत ये पॉसिबल भी नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि है तो है क्या। चलिए देखते हैं, पर उसके खुद के विचार आए थे यहाँ पर। स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड wasn't the same thing as stealing something such as money। बोला जा रहा है कि घोड़े को चुराना राइड करने के लिए एकदम सेम नहीं माना जाएगा जिस तरह से पैसों को हम चुराते हैं। यहाँ पर दो चोरी तय नहीं, घोड़े को चुराना और पैसों को चुराना दोनों बनता है। तो बोलता है यहाँ पर हमने जो घोड़ा चुराया था वो हमने राइड के लिए चुराया था, ना कि पैसों के लिए। तो ये कंपेयर करता है पैसों से, तो बोलता है कि हम इसे स्टीलिंग तो नहीं मानेंगे, चोरी तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर लास्ट में ये देता है अपना कि इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स। तो बोलता है जब तक हम घोड़े को बेचते नहीं है या कोई भी चीज जब तक हम बेचेंगे नहीं पैसों में, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये चोरी किया गया है। तो इसने ये फाइनली कह दिया, और फाइनली ये भी बोलता है कि हाँ वास्तव में जो उसका कजन है मुराद, उसने हॉर्स को चुराया है, ये क्लियर कट हो गया, ये समझ में आता है। लेकिन फिर भी इनका जो पॉइंट है वो यहाँ पर रखता है, ठीक है। वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि जो एक तरफ उसने जो मुराद है सो चुराया तो है, ठीक है, लेकिन ये बोलता है चलो मान लीजिए चुराया है, लेकिन हमने उस हिसाब से नहीं चुराया, मींस they are not going to sell the horse in the market for the money, so that's why he is suggesting this idea to the readers। क्या बोलता है आप, it wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, मतलब जब तक हम पैसे नहीं बेचे तो हम मानेंगे नहीं वो taking horse riding। अब यहाँ पर वो मुराद था और एरम दोनों लोग राइडिंग के लिए जाते हैं। एरम नीचे आ गया तो कपड़े पहनता है और नीचे आ जाता है तैयार होकर चलो चलते हैं, तो both are on the back of the horse, तो दोनों लोग बैठ जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले घोड़े पर आगे कौन बैठा हुआ है, मुराद है सबसे पहले, मुराद के पीछे एरम बैठा हुआ है घोड़े पे, तो आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि घोड़े को चलाने कौन जानता है, मुराद जानता है, 13 इयर्स ओल्ड है, थोड़ा समझदार है, वो चोरी करके लाया है, एरम नहीं लाया चोरी करके। तो मुराद जो है वो चला रहा है, वो ड्राइविंग कर रहा है और वो पीछे बैठ गया है एरम, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, राइडिंग फ्रॉम वॉलनट एवेन्यू
ऑलाइव एवेन्यू। अब क्या होता है, ये घोड़े को वॉलनट एवेन्यू से शुरू करते हैं। वॉलनट एवेन्यू से क्यों शुरू करते हैं कि वॉलनट एवेन्यू एक टाउन है प्रकार का जहाँ पर इनका घर है, और घर के पीछे वो जब नजर डालते हैं तो घर के पीछे क्या है, वाइन यार्ड्स है, मतलब अंगूर की बेल की खेती होती है, मतलब अंगूर की खेती होती है, तो अंगूर की बेल है, और 4-8 का बगीचा है, एंड इरिगेशन डिच है, और रोड्स वगैरह है जो गांव में गए हैं। तो ये सारी चीजें भी बताई है उसने हमें। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये दोनों लोग राइड करते हैं, कहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी 1 मार्क में आ जाता है, 2 मार्क में आ जाता है, ठीक है। वॉलनट एवेन्यू से ये शुरू करते हैं, ओलाइव एवेन्यू तक जाते हैं, और 3 मिनट्स में पहुंच जाते हैं। तो इस समय ये दोनों लोग बैठे हुए थे घोड़े पर, ठीक है। अच्छा, इसी बीच में क्या होता है, मुराद बिगेन सिंगिंग मतलब रोरिंग। ही डज नॉट नो हाउ टू सिंग, बट वो हम जानते हैं कि he has descended certain qualities from his forefathers, so that is why he is also doing the same activity like his uncle Khosrow, ठीक है। तो यहाँ पर वो सिंगिंग करता है, सिंगिंग से यहाँ पर वास्तव में मतलब सिंगिंग नहीं है, और रोर करता था, चिल्लाता है, मतलब एक भक्ति आवाज में, तो ये बोला जा रहा है सिंगिंग। ऐसा नहीं मतलब कि उसे अच्छा लगता है, सुबह का वक्त है, अभी सूरज निकला नहीं है, हाँ, और मतलब सुबह उतनी हो गई है कि उतनी रोशनी नहीं है अभी सूरज की, उतनी सुबह है, ऐसे मान लो सुबह के 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, उतनी रोशनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा ग्लैड है, तो वो रोर करता है, एंजॉय करता है ना। राइडिंग 1 by 1, अब यहाँ पर बात चेंज हो जाती है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं अब हम 1 by 1 करेंगे। और ये बात कहाँ से उठाई गई है, एरम, ये हमारा जो एरम है इसने ये बात उठाई है, क्योंकि ये हॉर्स राइडिंग नहीं जानता, अभी तो पीछे बैठे हुआ था बस नॉर्मली, लेकिन वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है, इसलिए वो पॉइंट उठाता है। काम करते हैं बाद अपना टर्न वाइज करेंगे 1 by 1, एक बंदा पहले चलाएगा, उसके बाद फिर दूसरे नंबर आएगा, तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना, राइडिंग 1 by 1, एक एक करके हम चलाएंगे, मतलब टर्न वाइज, ठीक है। इसमें से सबसे पहले टर्न किसका आता है, मुराद का, सबसे पहले मुराद चलाता है। और मुराद कहाँ पर जाता है, क्योंकि मुराद क्या है, उसे राइडिंग आती है, वो ड्राइविंग जानता है हॉर्स की, ठीक है। और वो पहले से चलाने का कारण ये है कि अगर एरम उसे अच्छे से देखेगा तो सीखेगा, क्योंकि हम देखते सीखते हैं, तो इसलिए पहले चलाता है जिससे कि एरम मुझे देखेगा तो सीख कर भी जाएगा, या मतलब मुझे सीख के कुछ चीजें फॉलो करेगा और गलती नहीं करेगा तो उसकी चोट नहीं लगेगी, तो इसलिए पहले चलाता है मुराद, ठीक है। जब ये अब चलाता है तो ये कहाँ जाता है, इरिगेशन डिच, इरिगेशन डिच तक जाता है। इरिगेशन डिच कहाँ पर है, जो वॉलनट एवेन्यू है आपका, इसके ही पास में है इरिगेशन डिच, तो ये वहां तक दौड़ाता अकेला, और वहां पर ये गिर जाता है थोड़ी देर बाद, मतलब कहीं गिर जाता है और भीगा हुआ आता है 5 मिनट के अंदर, तो पानी में लथपथ हो गया, पानी भीग रहा है, सारे कपड़े भीग रहे हैं, और 5 मिनट के अंदर वो वापस आ रहा होता है। तो मुराद का टर्न होता है, मुराद के बाद अब टर्न आता है एरम का, एरम भी चलाता है। एरम कहाँ पे जाता है, वाइन यार्ड ऑफ विक्रम हलाबियम, तो ये वाइन यार्ड है किसका, इनका विक्रम हलाबियम का वाइन यार्ड है, ये यहाँ तक जाता है एरम हमारा। ये यहाँ से नहीं जाता, इंस्टीट्यूट ऑफ इरिगेशन डिच, मतलब ये यहाँ पर नहीं जाता, ये दूसरी जगह जाता है, तो ये वहां तक जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर हॉर्स गिर जाता है, और फिर वो इसके पास आता है कि उसके पास मुराद के पास आता है, बोलता है कि मैं घोड़े ने मुझे गिरा दिया, घोड़ा भाग गया, मैं इधर आ गया, तब वो बोलता है आप इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ, ठीक है। दोनों लोग ढूंढने, तो दोनों लोग फिर ढूंढने लग जाते हैं हॉर्स के लिए, और देखते हैं फिर क्या होता है। एरम फेल ऑफ द हॉर्स, मैंने बताया ही पहले से ही कि वो गिर जाता है यहाँ पर। द हॉर्स रैन समवेयर, तो घोड़ा कहीं भाग जाता है। दे हैव फाउंड द हॉर्स, और बाद में उनको घोड़ा मिल भी जाता है। बाकी का जो रह गया है हम पार्ट 2 में करेंगे, हमारा पार्ट 2 है give a big thumbs up for the content, put the comments in the comment section, share the video for your friends, and subscribe the channel for the upcoming notifications, and stay healthy and fit and happy till the next video. Bye bye.